दोस्तों सॉल्यूशन क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है और इस वीडियो के अंदर लेटेस्ट लेवल्स के अकॉर्डिंग चलूंगा। 100% एनसीईआरटी कवर हुई है, डिटेल में रिवीजन कराऊंगा आपको। दोस्तों कुछ भी नहीं छूटेगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, ये मैं वादा कर सकता हूं आपको। मतलब आई प्रॉमिस यू दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन का देखिए, पैटर्न देखें तो कितना क्वेश्चन पूछा 2021 में, एक क्वेश्चन पूछा 2025 में, मतलब 3 तक पूछता है। तो 1 से लेके 3 क्वेश्चन तक की प्रोबेबिलिटी है और वो क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। ज्यादातर दोस्तों क्वेश्चन किससे पूछता है, आप देखो पढ़ते तो सब है लेकिन स्मार्ट तरीके से पढ़ना दोस्तों ज्यादा फायदेमंद होता है। कैसे, मतलब क्या पैटर्न रहता है, कौन से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मोलारिटी वर्सेस कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, हेनरी लॉ पे, राउल्ट लॉ पे, और ये सब चीज दोस्तों डिटेल में देखेंगे। ये अपना डिस्ट्रीब्यूशन है कि इस मतलब चैप्टर के अंदर कौन कौन सा टॉपिक कितना वेटेज रखता है। तो सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वेटेज रखता है, तो इस हिसाब से हम देखेंगे, लेकिन कवर सारी चीजें कराऊंगा मैं आपको। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखेंगे और कंसेप्ट ऑफ मैप यानी कि फ्लो टॉपिक का क्या रहने वाला है। तो दोस्तों ये सारे जो है, मतलब ये मैं कहने बैठूंगा तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, आप देख लीजिए इसको। तो इसी सीक्वेंस में हम चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले जान लेते हैं। सॉल्यूशन दोस्तों क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्स, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिला के सॉल्यूशन बनता है। और इस वीडियो के अंदर मतलब हम बात करेंगे सॉल्यूशन को मैं बी कंसीडर करूंगा और सॉल्वेंट के ए कंसीडर करूंगा, क्योंकि बार बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिखना जरूरी नहीं होगा। मैं ए और बी लिख दूंगा तो आप समझ जाइएगा, बी लिखा है तो सॉल्यूट है, ए लिखा है तो सॉल्वेंट है। और जो सॉल्यूट होता है वो कम क्वांटिटी में मतलब प्रेजेंट होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, तो सॉल्यूशन बनता है। और इस वीडियो के अंदर मतलब हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बाइनरी मतलब 22 से बदल रहा नाम, यानी कि 2 बाइनरी से। और ये एनसीईआरटी का जिंदा टेबल है दोस्तों। इसमें क्या बताया गया है कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और कैसे बनेंगे सॉल्यूशन, और उनके कुछ कॉमन एग्जांपल देख लेते हैं। तो पहले अगर हम गैसियस सॉल्यूशन की बात करें तो देखो दोस्तों, सॉल्वेंट डिसाइड करता है कि ऐसा सॉल्यूशन रहेगा। देखिए जो जैसे गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट में सभी गैसेस आपको देखने को मिल रही हैं। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो सभी के सभी आपको लिक्विड मिल रहे हैं। सॉलिड सॉल्यूशन है तो सभी के सभी जो आपके सॉल्वेंट होंगे वो क्या होंगे, लिक्विड होंगे। तो गैसियस सॉल्यूशन की बात करें अगर दोस्तों, तो सॉल्यूट इसमें गैस है, सॉल्वेंट गैस है। तो इसका दोस्तों जो कॉमन एग्जांपल आता है वो आता है मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर क्या है आपका दोस्तों, गैस और गैस का मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा गैसियस सॉल्यूशन वो क्या है, इसका एग्जांपल है। और लिक्विड और गैस का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म मिक्स करते हैं नाइट्रोजन गैस के साथ में। सॉलिड और गैस का दोस्तों एग्जांपल है कैम्फर नाइट्रोजन गैस में कपूर मिक्स कर दें। और लिक्विड सॉल्यूशन, और इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ही हम पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे सर, लिक्विड सॉल्यूशन। अपना चैप्टर का नाम ही लिक्विड सॉल्यूशन है, लेकिन हम देख लेते हैं कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, वी स्टडी मोस्टली दिस। तो गैस और लिक्विड, ऑक्सीजन डिजोल्व कर दे वाटर में और CO2 भी डिजोल्व हो जाए लिक्विड में, वो भी जैसे आप कोक्स वगैरह पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, सॉफ्ट ड्रिंक्स। लिक्विड और लिक्विड, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन सर, क्या बात है। इथेनॉल डिजोल्व कर दें वाटर में और अल्कोहल भी डिजोल्व कर देंगे वाटर में सर। ग्लूकोज डिजोल्व हो जाए वाटर में, आपका सॉलिड लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूशन की बात करें तो गैस सॉलिड में आपका जाता है सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, और लिक्विड सॉलिड एमलगम इन मरकरी। एमलगम दोस्तों होता है आपका एमलगम और मरकरी हो जाएगा। सॉलिड सॉलिड में आपका जाता है कॉपर डिजोल्व कर दिया जाए गोल्ड में, तो सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये कुछ सॉल्यूशन क्या होता है, उनके टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, क्या एग्जांपल्स होते हैं, ये हमने देख लिया बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं हम कंसंट्रेशन टर्म देखेंगे दोस्तों। देखिए कंसंट्रेशन यानी कुछ सॉल्यूशन है तो उसमें दोस्तों कितनी मात्रा में क्या चीजें प्रेजेंट हैं, कौन कौन सा चीज प्रेजेंट है वो तो होगा ही सही। ठीक, तो अगर हम मास परसेंटेज देखें यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट, तो इसका फॉर्मूला जो हो जाता है परसेंटेज वेट का, तो हो जाता है WB/W सॉल्यूशन। WB क्या होता है सर, तो WB जो होता है अपना वो सॉल्यूट है और सॉलेंट आपका A है, इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि मैं वहां पर AB से रिप्रेजेंट करूंगा। तो यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मास परसेंटेज। देखो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर, जैसे ये मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, ये पढ़ रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा फास्ट टाइम चल रहा हूँ। कम टाइम के अंदर ज्यादा चीज आपको डिलीवर करना है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। 49% वेट बाय वेट H2SO4 अगर प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, तो क्या होगा सर, देखिए तो इसका मतलब यह है कि 49 ग्राम जो H2SO4 प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, ये हो गया। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कितना ग्राम प्रेजेंट है कितना नहीं, तो आप इसमें रख देंगे, फॉर्मूला में आ जाएगा। अगर हम बात करें मास बाय वॉल्यूम यानी कि परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम कह सकते हो आप इसको, और ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, या फिर मास ऑफ सॉल्यूट आप उसको बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू ml में लेना है, याद रखना है, इनटू 100। तो इसमें क्या है, जैसे X% वेट ऑफ X% वॉल्यूम मतलब वेट बाय वॉल्यूम H2SO4
प्रेजेंट है मतलब सॉल्यूशन में, तो कितना ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। तो भाई एग्जांपल के तौर पर जैसे 45% वेट बाई वॉल्यूम प्रेजेंट है H2SO4, तो 45 ग्राम क्या है प्रेजेंट है 100 ml में। 45 ग्राम जो दोस्तों प्रेजेंट है क्या H2SO4 100 ml में लेना है यहाँ पर सॉल्यूशन। वॉल्यूम परसेंटेज यानी कि परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो इसमें हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml में लेना है और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी ml में लेना है, इनटू 100 कर देंगे। और एग्जांपल के तौर पर जैसे परसेंटेज वॉल्यूम कितना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल प्रेजेंट है, तो x ml इथेनॉल इज पुट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब कि जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ले लें तो 42.8% इथेनॉल, मतलब ये है कि जो 42.8 ml इथेनॉल है वो प्रेजेंट होगा 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ppm क्या होता है सर, पार्ट्स पर मिलियन, तो इसको वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶ कर देंगे। ppb क्या होता है सर, पार्ट्स पर बिलियन, तो इसको कर देंगे वेट बाय सॉल्यूट इनटू अपॉन वेट बाय टोटल सॉल्यूशन इनटू 10⁹। तो ये दोस्तों हमने देखा कंसंट्रेशन टर्म में मास परसेंटेज परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ppm और ppb। तो ये कंसंट्रेशन के कुछ टर्म्स है जो हमने देखा। अब आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री में चीजें 70% फॉर्मूला होता है, 30% थ्योरी होती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, और इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों क्या होते हैं, थ्योरेटिकली बनते हैं पर बहुत मोस्टली नेग्लिजिबल, मतलब बहुत कम मात्रा में। ज्यादातर क्वेश्चन आपको दोस्तों क्या मिलेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है कैलकुलेटिव फिजिकल, यार समझ रहे हो ना। मोल डिफिनेशन एंड मोल फंक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है सर, इसको हम एक्स से डोनेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल अगर आपको निकालना है तो गिवन मास ऑफ एक्स, यानी कि जो कोई सब्सटेंस दिया होगा उसका कितना मास है अपॉन कर देंगे मोलर मास, उसके मास से। जैसे मान लो अगर दिया है 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, या फिर 48 ग्राम H2SO4 दिया है तो कितना होगा, जैसे 48 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया है तो H2SO4 दोस्तों कितना है, इसका मोलर मास जितना होगा, सल्फर का इतना 32 फिर 24 ये हो जाएगा इसका, मतलब जितना भी इसका मोलर मास होगा उतना हम कर देंगे गिवन मास, यानी कि 48 दिया है फिर इसका जितना होगा उतना लिख देंगे, तो हमको क्या मिल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल हमको आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ मोल हमको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पार्टिकल के लिए दिया है अगर एवोगाड्रो नंबर यहाँ पर दोस्तों अपॉन में कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल लिख देंगे। मोल फ्रैक्शन देखो हमने पहले देखा मोल कैसे निकालते हैं, फिर मोल फ्रैक्शन। तो ये ज्यादातर आपको दोस्तों अगर मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा तो आप सॉल्यूशन आपको काफी ज्यादा मिलता जुलता है। सॉल्यूशन हो गया, मोल कंसेप्ट होगा, फिजिकल केमिस्ट्री काफी रेडॉक्स रिएक्शन होगा, उसमें भी दोस्तों कंसंट्रेशन टर्म आते हैं और अपना मोल में भी आते हैं और सॉल्यूशन में भी आते हैं। मोल फ्रैक्शन दोस्तों क्या होगा कि नंबर ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि किसी भी नंबर का कंपोनेंट अपॉन टोटल मास कर देंगे, तो टोटल मास करने पे आपको दोस्तों निकल के आ जाएगा मोल फ्रैक्शन। तो जैसे यहाँ पर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो बाइनरी में दोस्तों नाम से चल रहा है दो चीजें होंगी, एक सोल्यूट हो सकता है, सॉल्वेंट हो सकता है। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना चाहें तो हो जाएगा मोल ऑफ ए अपॉन मोल ऑफ बी प्लस मोल ऑफ ए बी क्या है यहाँ पर, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। और अगर एक्स बी यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहेंगे तो हम ऊपर रखेंगे किसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी सॉल्यूट है, ए सॉल्वेंट है, मैंने पहले बता दिया था आपको, इसलिए मैं कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर टोटल कर देंगे आ जाएगा। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आप कह सकते हो, जिसको नॉर्मल 1 आता है, और ये दोनों क्या होंगे दोस्तों, इक्विवेलेंट होंगे, बराबर हो जाएंगे। आई के नंबर के लिए दोस्तों यहाँ पर आई रख देंगे, आई मतलब कुछ भी हो सकता है आई में, तो टोटल ये सम कर देंगे, समेशन सिग्मा आ जाएगा। तो ये सारी चीजें थी। और मोलैरिटी दोस्तों क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मतलब पीवाईक्यू बहुत बना है इस पे। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। फिजिकल केमिस्ट्री में 90 मैं बोला 80% फॉर्मूले ही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जो मोल ऑफ सॉल्यूट होगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास या फिर मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल देंगे, जो कि यहाँ पर जो एन निकालना अगर आपको है, देखो सॉल्यूट का दोस्तों हमको मोल निकालना है, तो मोल निकालने के लिए वही वेट अपॉन गिवन मास लिख देंगे आ जाएगा। और ये क्या है अपना, देखो यहाँ पर ये फॉर न्यूमेरिकल के लिए आप इसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। न्यूमेरिकल के लिए अगर आप इस्तेमाल में लेना चाहें दोनों को, न्यूमेरिकल के लिए फॉर न्यूमेरिकल अगर इसको लेना चाहें तो इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो इसके लिए वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 कर देंगे अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन ml। और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर में। अगर दोस्तों वॉल्यूम ml में लेते हैं तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, और यहाँ पर अगर n सॉल्यूट निकाल रहे हैं तो यानी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू लीटर कर देंगे। मोलैरिटी था ये, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कंसंट्रेशन टर्म की बात करें, मतलब थर्ड वाले में पहले हमने देख रहा था कुछ दोस्तों, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वेट, और पीपीबी पीपीएम।
ठीक है, बहुत फास्ट बोल रहे हो सर, क्यों टाइम नहीं है। और मोल फ्रैक्शन देखा, मोल फ्रैक्शन फॉर्मूला, उसके बाद बाइनरी फॉर्मेशन, मोलैलिटी। अब उसके बाद देखें यहाँ पर तो मोलैलिटी का छोटा भाई तोतला है थोड़ा सा, मोलैलिटी। तो इसमें हो जाएगा, इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर ये हो जाता है मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू केजी मिलेंगे। तो ये निकल के आ जाएगा अपना फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी दोस्तों, नॉर्मल बात है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी कि इसको एन इक्विवेलेंट से हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। तो अपॉन कर देंगे किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर में रखना है हमको। और ये अपना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है वो मोल इंटू एन फैक्टर भी लिख सकते हैं इसको हम, जो कि दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल इंटू एन फैक्टर। ठीक है, और ये हाँ डिराइव्ड फ्रॉम एन मोलैलिटी, मोल इंटू एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट मास की बात करें तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर कर देंगे और आ जाएगा। एन फैक्टर क्या होता है सर, एन फैक्टर आगे देखेंगे हम अभी। तो एन फैक्टर की बात हम कर लें दोस्तों, तो देखो एन फैक्टर में कई टाइप होते हैं, जैसे एसिड के लिए, बेस के लिए और साल्ट के लिए क्या होता है। तो पहले एसिड के लिए अगर हम बात करें तो दोस्तों एसिड में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज होगा किसी भी सॉल्यूशन में, वही उसका दोस्तों क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। जैसे H यहाँ पर है, HX, कोई हैलाइड भी हो सकता है, कुछ और भी चीज हो सकती है। तो यहाँ पर H प्लस, तो इसका मतलब रिलीज हो रहा है तो एक, तो यहाँ पर इसका जो एन फैक्टर 1 हो जाएगा। बेस के लिए दोस्तों OH माइनस जो रिलीज होगा किसी भी सॉल्यूशन में, उसका एन फैक्टर हो जाता है, इसका भी एन फैक्टर 1 हो गया। लेकिन साल्ट के लिए क्या होता है कि जो टोटल पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि केटायन और एनायन किसी भी साल्ट में, ठीक है। साल्ट जैसे आपका NaCl हो गया दोस्तों, तो उसमें क्या होगा आपका, जैसे CaCl2 हो गया, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, ये सब चीजें हो गई, तो इसका 2 हो गया, इसका एक पॉजिटिव हो जाएगा, इसका 2 प्लस या फिर प्लस कैल्शियम का लिख सकते हैं आप, फिर Cl माइनस, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि चार्ज, जितना चार्ज प्रेजेंट है वही उसका क्या है, एन फैक्टर है साल्ट के लिए। लेकिन अगर एटम मतलब कोई है तो एटम के लिए उसकी वैलेंसी उसका एन फैक्टर है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है उसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। रेडिकल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर, और कोई आयन है तो आयन ऑब्वियसली कैटायन एनायन है, तो जो चार्ज प्रेजेंट होगा वही उसका ऑक्सीडेशन एन फैक्टर हो जाएगा। लेकिन बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है टोटल रिएक्शन में, वही उसका एन फैक्टर होता है। अब कुछ यहाँ पर इंटर रिलेशन दी गई है दोस्तों कंसंट्रेशन टर्म के बीच में। तो मोलैलिटी इनटू परसेंटेज वेट बाय वेट के बाद देखें तो यहाँ पर हो जाएगा एम, यानी कि आपका मोलैलिटी है, और 10 ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये एक्स है। क्या है ये एक्स है, ठीक है सर। तो ये हो जाएगा 10x डी बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, मतलब ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये सारी चीज यहाँ पे लिखेंगे। डी डेंसिटी हो गया आपका, और एक्स परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सॉरी यार, वेट बाय वेट। और मोलैलिटी और एक्स मोल फ्रैक्शन के देखें तो आपका हो जाएगा एम इक्वल टू एक्स बी वाई एक्स ए, वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कर देंगे, आ जाएगा। एक भी फार्मूला नहीं छूटेगा, जिंदा जला देने अगर एक भी फार्मूला छूट गया तो। एम मॉलिक्यूलर मास एंड मॉलिक्यूलर डेंसिटी, इससे जबरदस्त वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, कसम खा कहता हूं मैं। और यहाँ पर दोस्तों इतना जबरदस्त रंगीन कंसाइज 100% सीआरटी कंसेप्चुअल पूरा टॉप नोच कंटेंट है कोटा का, कई सालों की मेहनत है ये। यहाँ पर जो मोलैलिटी के लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 मतलब ये इंटू एम, यानी कि मोलैलिटी, और यहाँ पर आप इसको 1000 माइनस डी माइनस एम इंटू एम भी कर सकते हैं, लेकिन 1000 इंटू डी माइनस एम और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट भी लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। और फॉर्मेलिटी जो होती है वो फॉर आयोनिक सॉलिड्स के लिए हम यूज में लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेलिटी को। अब वेपर प्रेशर की बात करें, वेपर प्रेशर क्या होता है सर, देखो वेपर प्रेशर की बात करें यहाँ पर, तो जो कोई प्रेशर एग्जर्ट होता है वेपर पे, यानी कि जो वेपर पे प्रेशर लगता है लिक्विड के सरफेस पे, जब दोस्तों लिक्विड क्या हो, लिक्विड एंड वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में हो, तो वही उसका वेपर प्रेशर है। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, यानी कि वेपर के द्वारा जो प्रेशर लगता है सरफेस ऑफ लिक्विड के सरफेस पे, वही वेपर प्रेशर होता है, नाम से पता चला वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिक्विड इक्विलिब्रियम का साइन आप लोग को देखने को मिल रहा है। इसमें क्या होगा, इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन देखने को मिल सकता है आपको। नोट को इस तरीके से, इस नोट्स को इस तरीके से बनाया गया, आप नॉर्मल रीडिंग में करेंगे तो आपको लगेगा कोई समझा रहा है, इतने कम टाइम के अंदर पूरी चीजें निचोड़ ली गई हैं इसमें। फैक्टर फर्स्ट यहाँ पर अगर बात करें टेम्परेचर, तो देखो टेम्परेचर की बात करें तो अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों टेम्परेचर के, तो जैसे ही आप इंक्रीज करोगे तो वो भी इंक्रीज करेगा। क्या वो भी क्या सर, देखो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इंक्रीजिंग यहाँ पर दोस्तों ग्राफ बन रहा है आपको देखने को मिला, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये चीजें हमने देख ली। और यहां पर अगर मैं आपको सिंपल सा अगर बोलूं कि मतलब देखो दोस्तों, फैक्टर 2 की बात करें तो मॉलिक्यूलर फैक्टर, मॉलिक्यूलर फोर्स, जैसे IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तो अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं दोस्तों, किसी मतलब जो पार्टिकल होंगे बॉन्डिंग होगी चीजों में, तो उनके बीच में दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग अलग तरीके की बॉन्डिंग देखने को मिल सकती है।
तो ये चीजें होती हैं। स्केपिंग टेंडेंसी अगर डिक्रीज होगी, अगर IMF इंक्रीज होगा तो स्केपिंग टेंडेंसी यानी दोस्तों डिक्रीज हो जाएगी, तो वेपर प्रेशर भी दोस्तों डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन देखो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं वेपर प्रेशर को, टेम्परेचर हो गया आपका और वेपर प्रेशर, ये सारी चीजें थी। और फॉर्मूला यहाँ पर दोस्तों है इक्वेशन में, जैसे ln यानी कि आपका लॉग मतलब P2/P1 प्रेशर है कोई, डेल्टा चेंज इन दोस्तों एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, और R हो गया आपका फिर टाइम 1/T1 - T2, उसके लिए कर देंगे R की जगह पर 2.3। ये देखिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। लॉग बेस 10 अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी करके इसको लिख सकते हैं हम, ln के फॉर्म में और लॉग के फॉर्म में, तो दोनों के फॉर्म में आप लिख सकते हैं। लेकिन जो वेपर प्रेशर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों IMF के, क्योंकि अगर IMF कम करे तो वेपर प्रेशर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अगर IMF बढ़ाएंगे तो ये वेपर प्रेशर घट जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर। तो सारी चीजें थी दोस्तों। तो अगर हम राउल्ट लॉ की बात करें दोस्तों, राउल्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया था। तो इनमें देखिए दोस्तों दो केस की बात करेंगे। तो केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो दोनों के दोनों क्या होंगे, वोलाटाइल होंगे। ठीक है, तो सॉल्यूट भी आपका वोलाटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलाटाइल है। आपको पता होगा दोस्तों सॉल्यूट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। ठीक है सर, तो पी भी जो होगा यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट से, और जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट होगा वो P0B, यानी कि दोस्तों P0B आपका क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P0B। ठीक है, तो ये है, और ये भी दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके, तो ये आ जाएगा। और टोटल की बात करें यानी कि टोटल वेपर प्रेशर जो हो जाएगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इसको अगर लिखना चाहें अगर हम, तो दोनों को दोस्तों लिख सकते हैं। ठीक है, जो दोनों का सम हो जाएगा। ठीक है, P0A XA प्लस P0B इंटू XB। और यहाँ पर एक NCERT का जिंदा डायग्राम दिया दोस्तों, मतलब टेबल टाइप है। टेबल ये इसमें क्या कहता है कि इसमें जो है ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ये बेसिकली डायग्राम उसका है, क्या बोलते हैं, प्लॉट किया गया है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। दिखाया गया है कि जो यहाँ पर एक आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है सर, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, वो आगे हम स्लाइड पे देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि यहाँ पर क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। और ये जो आप डैश लाइन देख पा रहे हो, ये डैश लाइन क्या है सर, फर्स्ट और सेकंड, यानी कि डैश लाइन फर्स्ट और दो डैश लाइन आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट P1 और P2 को रिप्रेजेंट करती है। और क्या होता है दोस्तों यहाँ पर, इसको हम देख सकते हैं, प्लॉट करके भी देख सकते हैं डायरेक्टली, जो कि प्रोपोर्शनल होता है X1 एंड X2 के। ठीक है, और जो ये टोटल वेपर प्रेशर होता है वो इस लाइन से मार्क किए थर्ड में, यानी कि दिखाया गया है, जो कि टोटल वेपर प्रेशर आपका निकल के आ गया P1 प्लस P2, यानी कि कोई सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो मतलब टोटल दोनों का सम कर देंगे तो आ जाएगा P01 पे। ठीक है, तो ये है। और केस 2 की बात करें तो ये सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन है दोस्तों, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लिक्विड वोलाटाइल होगा। लिक्विड वोलाटाइल होगा तो क्या हो सकता है सर, देखो सॉल्यूट जो होगा वो नॉन वोलाटाइल होगा और सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा। तो पीबी यानी कि दोस्तों वेपर प्रेशर आप किसका है, जो कह सकते हैं आप इसको सॉल्यूट का, वो 0 होगा क्योंकि नॉन वोलाटाइल है। वोलाटाइल होगा भाई, कोई अगर चीज वोलाटाइल है तभी सॉल्यूशन में, अगर कोई चीज वोलाटाइल है तभी उसका वेपर प्रेशर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो इसका कुछ ना कुछ होगा। तो टोटल की बात करें तो ये इसका तो 0 हो गया, हटा दो इसको, तो पी यानी हो गया दोस्तों। ठीक है, और P2 को लिखना चाहे तो ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इंटू XA, तो ये निकल के आ जाएगा। इसके लिए टोटल जो आएगा सिर्फ हम सॉल्वेंट का आ गया, बाकी इसमें दोनों वोलाटाइल थे तो दोनों का वेपर प्रेशर बनेगा, इसमें सिर्फ एक ही वोलाटाइल था तो एक ही का बनेगा। इसका डायग्राम क्या है दोस्तों, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, NCERT का जिंदा डायग्राम है। तो इसमें क्या है कि नीचे आपको दोस्तों सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन दिखाया गया है और ऊपर वेपर प्रेशर दिखाया गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करता है तो तभी कभी जो सारे के सारे कंसंट्रेशन होंगे और उसका वेपर प्रेशर होगा वो वेरी करेगा दोस्तों लीनियरली, 0 से लेकर के मतलब 0 से लेकर के वेपर प्रेशर जो भी होगा वहां तक जाएगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट यहाँ पर दोस्तों इंक्रीज करा डायरेक्टली 0 से लेकर के कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ गया है कुछ पॉइंट तक। और ये क्या होता है, ये प्रोपोर्शनली कंसर्न इक्वल टू होता है दोस्तों वेपर प्रेशर ऑफ P01 के। ठीक है, एक ग्राफ जो आप देख पा रहे होंगे। अब सर आप आइडियल और नॉन आइडियल बोल रहे थे, ये सब क्या होता है, ये सब होता है आगे देख रहे हैं हम यहाँ पर। इसको क्या होता है देखो,
वेपर फेज आइडियल सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन को अगर हम वेपर फेज में देखें दोस्तों, यहाँ पर तो ये डाल्टन लॉ ऑफ इम्प्लिसिटी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो ये क्या होता है सर, मतलब ये वेपर फेज यानी कि आप उसको बोल सकते हैं तो पी नॉट एक्स ए बाई पी नॉट एक्स ए प्लस पी नॉट बी, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसका। वाई और बी के लिए, ए के लिए था और ये बी के लिए है, वेपर फेज में है दोस्तों ये, ठीक है। और वो वेपर प्रेशर था, वेपर फेज के लिए है। तो वाई बी यानी दोस्तों सॉल्यूट के लिए अगर निकालना चाहे तो ये हो जाएगा, सॉल्वेंट के लिए ये हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूला है और इसका दोनों का सम कर देंगे तो 1 निकल के आ जाता है आइडियल के लिए। और सर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, क्या बात है सर। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो राउट लॉ को फॉलो करता है। राउट लॉ को फॉलो करता है सर। राउट लॉ क्या होता है, किसमें आपके 2 तरीके के आ जाते हैं केसेस। तो ये चीजें थी। अब जब ये इसको फॉलो करता है तो क्या होगा, इसमें सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा तभी सॉल्यूशन बनेगा। हाँ सर, ठीक है। और सेम ईएमएफ होगा, आईएमएफ होगा। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा मिक्स यानी कि डेल्टा मिक्स ऑफ एच जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी 0 हो जाएगी, और वॉल्यूम भी क्या होगा दोस्तों 0 होगा, और प्रेशर भी 0 होगा। तो तीनों की तीनों चीजें दोस्तों, मिक्सिंग ऑफ प्रेशर, मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम, मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी जो है वो 0 होगा। और रूल क्या कहता है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप देख लीजिए अगर लेके बैठे होंगे तो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ए और बी के बीच में इक्वल है तो ए और बी क्या करेगा, फॉर्म करेगा दोस्तों एक आइडियल सॉल्यूशन को, और आइडियल सॉल्यूशन ओबे करता है राउट लॉ को। तो इसमें ऑब्जर्व जो आएगा निकल के वो रिलेटिव के निकल, मतलब ऑब्जर्व ऑफ पी रिलेटिव के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल में इसका आ जाता है एन हेक्सेन एन हेप्टेन, एन हेक्सेन प्लस एन हेक्टेन और ब्रोमोमिथेन प्लस क्लोरोइथेन। एग्जाम्पल से डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। बेंजीन प्लस टॉल्यून भी इसका एग्जाम्पल है आइडियल सॉल्यूशन का। और जो परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन होता है वो रेयर होता है, मतलब बहुत कम देखने को मिलता है, बट कुछ होते हैं दोस्तों नियरली आइडियल होते हैं बिहेवियर में। पूरी तरीके से हम नहीं कह सकते इनको, बट ये जो आपके होते हैं क्या बोलते हैं इसको सर, राउट लॉ को फॉलो करते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन। और सर यहां पर हम अगर देखना चाहें तो एंट्रोपी वगैरह भी अगर देख लें तो क्या हो जाएगा, एंट्रोपी जैसे ये हमने वॉल्यूम वगैरह देख ली, एंथैल्पी देख ली और प्रेशर वगैरह मिक्सिबिलिटी देख ली। लेकिन अगर हम यहाँ पर डेल्टा मिक्स ऑफ एस, ठीक है, एंट्रोपी देखें तो ये ग्रेटर देन होता है 0 में, और डेल्टा मिक्स ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी अगर हम देखें दोस्तों तो ये ग्रेटर देन 0 होता है। ये आइडियल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हम अगर देख रहे थे यहाँ पर तो ये चीज थी जो थी, तो ये आपका जो है कि जो सॉल्यूट होगा उसका सेम आईएमएफ होगा और सॉल्यूट का भी सेम आईएमएफ होगा, तो टोटल सेम आईएमएफ हो जाएगा। तो ये चीजें थी, ये हो गया। अब नॉन आइडियल में आपके 2 तरीके क्या जाते हैं। नॉन आइडियल में एक पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है, एक निगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है कि जो इसमें डेल्टा मिक्स एच होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, और एक्स और वी, पी, एस, जी, ओ, एस, क्या होता है सर, ये हमने देख लिया, बार बार मैं नहीं बोलूंगा। तो ये डेल्टा मिक्स वी होता है वो 0 से बड़ा होता है, और इसमें पी भी 0 से बड़ा होता है। इसमें ऑब्जर्व जो माइनस रिलेटिव इज ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, अगर ए और बी के ग्रेटर है किससे, ए और बी से, तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को फॉर्म करेगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है सर, इसका एग्जांपल निकल के आ जाता है इथेनॉल प्लस एसीटोन, CH2 प्लस एसीटोन और इथेनॉल प्लस H2O। तो ये इसका एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन का, डायरेक्ट पूछ लेता है। अब डेल्टा मिक्स इसमें H जो होगा वो लेस देन 0 होगा, और इसमें भी दोस्तों क्या होगा, लेस देन 0 होगा। मतलब पॉजिटिव वाले का उल्टा होगा निगेटिव डेविएशन, समझ लो। इसमें P ज्यादा था, इसमें P कम होगा, इसमें दोस्तों 0 ज्यादा होगा, और ये दोनों अगर लेस होंगे इससे ए बी से तो ये निगेटिव डेविएशन को फॉर्म करेंगे। स्केपिंग टेंडेंसी इनकी कम है तो दोस्तों वेपर प्रेशर भी कम बनेगा, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का भी दोस्तों वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आता है फेनॉल प्लस एनिलीन, फेनॉल वही बेंजीन के ऊपर OH और एनिल में वही NH2, और दूसरा आ जाता है क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस एसीटोन, कीटोन का भाई कीटोन का भाई HNO3 प्लस नाइट्रिक एसिड और पानी इसमें मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है। और इसको स्ट्रॉन्ग आईएमएफ होता है, इसका स्केपिंग टेंडेंसी बहुत कम होती है, और कम है तो वेपर प्रेशर भी दोस्तों कम बनेगा। और यहां पर हम जिंदा डायग्राम ट्रिक देखो इसके लिए क्या है,
कि CCl4 के साथ में अगर कुछ भी आ गया तो पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलेगा, और यानी कि दोस्तों CH3 प्लस के है हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, एग्जांपल के तौर पे इसको दिया गया। तो ये जो आप ये डायग्राम देख रहे हो एनसीईआरटी का जिंदा फिगर है, मतलब जिंदा डायग्राम फिगर आप कह सकते हैं। तो ये वेपर प्रेशर दो कंपोनेंट सिस्टम का दिखा रहा है, जो कि दोस्तों क्या है, कंपोजिशन है किसका, राउंड लॉ का मतलब बात कर रहे हैं। तो ये अपना पॉजिटिव डेविएशन का डायग्राम है या नेगेटिव डेविएशन डायग्राम है। मोल फ्रैक्शन के बीच में है, टोटल प्रेशर P1 P2 और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है इंक्रीजिंग में है। निगेटिव वाले में दोस्तों क्या है, इससे डॉटेड लाइन जो दिखाया गया है, डॉटेड लाइन क्या होता है सर, हमने देखा था यहाँ पर प्रेशर वगैरह था, तो इसी से मिलकर बनाया गया है चीजें, क्योंकि राउड लॉ का ही फॉर्म है। राउड लॉ में दोस्तों आपको पता है आइडियल नॉन आइडियल आ जाते हैं, तो नॉन आइडियल में आपके दो आते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन वाले। और ये हो गया डायग्राम है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के साथ में अगर कुछ भी आ जाता है तो निगेटिव डेविएशन शो होगा, और एसिड और वाटर के साथ में कुछ भी आता है तो निगेटिव। एसिड और वाटर कुछ भी भाई निगेटिव, अगर और C6H5 यहाँ पर तो C6H6 है, उसके साथ भी कुछ भी आ जाता है, बेंजीन के साथ भी कुछ आ जाता है, तो आपको दोस्तों निगेटिव देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ट्रिक थी, ठीक है। और इसको थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। ये चीजें हैं और ये चीजें हैं दोस्तों, आसान भाषा में। आगे बढ़ते हैं। ये आपका चीट सीट टाइप है, वही समरी सारी चीज़ों को समराइट कर दिया गया है कि कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव 0 होता है क्या, ठीक है दोस्तों। सेम स्केपिंग टेंडेंसी, बेंजीन, टोल्यूइन, स्टोन वाटर, वही चीज़ें हैं, थोड़ा सा कंसाइज जो में इसको कर दिए हैं। एजियोट्रॉप की बात करते हैं हम यहाँ पर। एजियोट्रॉप क्या होता है सर, देखिए बाइनरी मिक्सचर है, दो चीज़ों का मिक्सचर है, सेम कंपोजिशन यानी कि उसको मात्रा बराबर होनी चाहिए लिक्विड एंड वेपर फेज में, और बॉइल करे कांस्टेंट टेम्परेचर पे, बट नॉट पॉसिबल टू सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं कर सकते। देखो हमने कंपाउंड के देखा था भी, उसमें क्या क्या अलग तरह के डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, मतलब बहुत तरीके हमने मेथड देखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर चीजों को सेपरेट करने के लिए। तो इसमें अगर ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको किसको एजियोट्रॉप जो हम बोल रहे हैं बाइनरी मिक्सचर है। तो इसमें दो टाइप के एजियोट्रॉप आते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग और दूसरा मैक्सिमम बॉइलिंग। तो मिनिमम बॉइलिंग क्या होता है कि लार्ज पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता है। लार्ज पॉजिटिव डेविएशन कहां से आता है, राउट लॉ से आता है, और फॉर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप के लिए है ये। इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, जो कि आपको पता होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके। और इसमें निगेटिव डेविएशन देखने को मिलता है, कहां से आया है पता ही है। और इसमें जो है दोस्तों लॉ फॉर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो वेपर प्रेशर जो इसमें कम होगा दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको नीट 2026 में से देखने को मिल सकता है, नीट 2026 में इसको देखने को मिल सकता है। CUET में भी दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन देखने को, मतलब इस चैप्टर से CUET में दोस्तों 3 क्वेश्चन, क्योंकि CUET में सिर्फ 12 का ही पूछता है, लेकिन सिलेबस तो सेम ही रहता है सबका। हाँ भाई, ये कंटेंट 100% एनसीईआरटी रहती है दोनों में, जेई में भी, इवन एडवांस में नहीं, मेंस तक। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड RLBP डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट क्या होता है सर, सॉल्यूट और सॉल्यूट हमने देख लिया था, तो इस पे डिपेंड करती है। लेकिन ये नेचर से उसका मतलब नहीं, कैसा है उससे कैसा है, कौन सा नेचर का है उससे मतलब नहीं, लेकिन कितना है ये मतलब करता है। डिपेंड ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल कितने मात्रा में प्रेजेंट है, रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, जितना प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में उसके रिलेटिव संबंध में, उसके संदर्भ में। शुद्ध हिंदी बोल रहे हो सर आप। हाँ, एग्जांपल ऑफ पार्टिकल काउंट की बात करें तो उसमें HCl जैसे H+ और Cl2- है, NaCl में आपका दोस्तों Na+ और Cl2। तो ये चीजें इसके नेचर से इसको मतलब नहीं है, सॉलिड से मतलब है। पहली प्रॉपर्टी आपकी आती है एनसीईआरटी की है, एनसीईआरटी की लाइन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें क्या होगा सर, सॉल्यूट आपका वोलाटाइल होगा, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा, सॉल्वेंट वोलाटाइल होगा, सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होगा सर। ये ऐसी कंडीशन आपको कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों, ऐसी कंडीशन आपको दोस्तों यहाँ पर देखने को मिली शायद। राउट लॉ की बातें हो रही हैं दोस्तों, जिसमें एक सॉल्यूट आपका दोस्तों नॉन वोलाटाइल है, सॉल्वेंट वोलाटाइल है, ठीक है। तो ये क्या है आपका दोस्तों, लिक्विड इसमें सिर्फ और सिर्फ वोलाटाइल होगा। लिक्विड वोलाटाइल होगा तो कैसी कंडीशन बनती है दोस्तों, आपको पता ही होगा, क्योंकि वो बढ़ता जाएगा। और जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड होगा वोलाटाइल सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर ऑब्वियसली घट जाएगा सर, क्योंकि इसमें दोस्तों आपको पता ही होगा, जब चीजें सॉल्यूट वोलाटाइल होता है तभी उसका वेपर प्रेशर अच्छा होता है। लेकिन जब सॉल्यूट ही आपका नॉन वोलाटाइल है तो वेपर, अगर सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे, देखो सॉल्यूट अगर वोलाटाइल है उसको ऐड कर रहे हो तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन अगर सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल है और फिर भी आप ऐड करते जा रहे हो तो वेपर प्रेशर घट जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं, जैसे NaCl, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, यूरिया, ये सब हो गए, तो वेपर प्रेशर आपका घट जाएगा। ठीक है, PSPA, P0A, ये सब फार्मूला है, और XA + X भी बराबर हो जाता है। ज़्यादा डिटेल में हो गया सर ये आप याद रखो, ये मेन है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यहाँ पर सॉल्यूट हो जाएगा P0A, ठीक है, और PS/P0A हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड RLBP, ये वाला जो है P0A - P0B, और ये आपका P0A डिवाइडेड बाई PS/P0A जो है, ये आपका क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन दोस्तों ये वाला आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन पार्ट इसी का है पर है नहीं। RLBP जो होता है XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ B के लिए, तो सॉल्यूट अपन सॉल्वेंट कर देंगे। जहाँ पर दोस्तों सॉल्यूट कैसे निकाला जाता है, सॉल्वेंट कैसे निकाला जाता है, चीज़ें हमने देख ली थी A और B के लिए। तो अल्टरनेट इसका स्ट्रेट फॉर्म ये हो जाता है जो हमने देख लिया था। यहाँ पर ट्यूटर नोट्स अभिषेक, एक्वा सॉल्यूशन मीन्स मतलब सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, वाटर होगा। तो P0A जो होगा वो P0A जो होगा ये आप काफ़ी ज़्यादा लोग अगर भाई बोलेंगे कि सर आप ये नहीं बताए हो, तो इसको बता दूं कि PS जो है लिखना जरूरी है। बाकी P0A तो आपको बताइए होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और B वाले में प्योर सॉल्यूट होता था। और ये आपका हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, PS। तो इसमें जो P0A होगा -P0S ज़्यादा होगा 0 से, और ये ज़्यादा हो गया P0A माइनस PS से, तो P0A इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और ये लिख दिया हो सर, क्या बात कर रहे हो आप। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दूसरा नंबर पे आ जाता है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन में चल रहा हूं। वेन ये एनसीईआरटी के जिंदा डायग्राम आपको लाया दोस्तों, कंसाइज में एकदम 100% कुछ भी नहीं छूटा है। जब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यहाँ पर, तो वेपर प्रेशर घटेगा, बिल्कुल घटेगा सर। ठीक है, वोलेटाइल सॉल्वेंट है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जब वेपर प्रेशर घट गया तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ाओगे तभी तो वेपर प्रेशर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा TB जो हो जाएगा, TB क्या सर, देखो ये TB जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये हो जाएगा आपका TB0। तो जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कर देंगे, हमको निकल के आ जाएगा। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है M के। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर इसको हटा देते हैं प्रोपोर्शनली, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो K कांस्टेंट लगाएंगे, तो K कांस्टेंट जो होता है ये मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये अपना होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और अब कैलकुलेशन ऑफ केबी क्या होता है सर, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए होता है RTB का स्क्वायर, अगर हम लिखना चाहें लिख सकते हैं, और इंटू डिवाइडेड बाई 1000 इंटू LV कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा। और फिर एक अलग तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया तो ये हो जाएगा DFP। और इसका डायग्राम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, डायग्राम थोड़ा सा जरूरी है, मतलब डायरेक्ट पूछ भी सकता है, ये मतलब ग्राफ फिगर है जो कि ये आपका देख के पूछ सकता है, इसको डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों जो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो इसमें क्या हो रहा है अपना, जो कि देखो इसमें वेपर प्रेशर के कर्व दिया गया है, सॉल्यूशन जो कि लाई करेगा कहां पर, प्योर वाटर में। ठीक है, फॉर प्योर वाटर। और जो डायग्राम यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेल्टा TB का है, पता है डेल्टा TB क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ मतलब चेंज इन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और ये पॉइंट है किसके, सॉल्वेंट यहाँ पर दोस्तों क्या है, ऊपर की तरफ है, और सॉल्यूशन मतलब यहाँ पर बन रहा है सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर है, प्रेशर दिया गया है, T0 भी यहाँ पर होगा, इतने में चेंज आएगा, टेम्परेचर ये बढ़ाएंगे, ये होगा, ये वो ये DFP। जब यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, सब में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसमें भी नॉन वोलेटाइल, इसमें भी नॉन वोलेटाइल, हाँ ऐड करेंगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो घटेगा, ऑब्वियसली घटेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा तो ये आपका डेल्टा TF क्या है सर, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम निकालना चाहें तो ये होगा प्योर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के माइनस कर देंगे। और ये डायरेक्टली पर्सनल होता है दोस्तों M यहाँ पर है, और ये आपका KF हो गया मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इसको हम बोलेंगे, KB को मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते थे।
और तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो TF होगा फॉर एक्वस सॉल्यूशन के लिए हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एक्वस सॉल्यूशन। ध्यान रखना सॉल्यूशन कैसा है। और यहाँ पर एक ग्राफ आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, एकदम इजी ग्राफ है जो कि शो कर रहा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का किसी सॉल्यूशन के अंदर, कब वो फ्रीज होगा। ठीक है, फ्रोजन सॉल्वेंट यहाँ पर दिखाया गया है, सॉरी लिक्विड सॉल्वेंट ऊपर है, नीचे सॉल्यूशन है। और डेल्टा TF है चेंज इन प्रेशर, वेपर, टेम्परेचर। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस हम जान लेते हैं दोस्तों, जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो करता है दोस्तों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है सर, सेमी नाम से पता चल रहा है, परमेबल मतलब जो अलाउ करे चीजों को, तो सेमी मतलब कुछ चीजों, कुछ मॉलिक्यूल को अलाउ करेगी, कुछ को नहीं करेगी, तो सेमी परमेबल है। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से और सॉल्यूशन से, जो कि कहां से, लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ। तो इसमें दोस्तों इसी के बेसिस पे अपना बहुत सारी चीजें बनती हैं जो कि हम देखेंगे। यहाँ पर सॉल्यूट, यहाँ पर दोस्तों कम मात्रा में कंसंट्रेशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बढ़ गए। तो ऑस्मोटिक की बात करें अगर हम, देखो ऑस्मोटिक अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, सॉल्वेंट कम कंसंट्रेशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन बढ़ गई। प्रेशर OP, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको हम पाई से भी डिनोट करेंगे। मिनिमम प्रेशर जो कि क्या होगा, अप्लाई करेंगे किस पे, सॉल्यूशन पे, सॉल्यूशन साइड पे, ताकि ऑस्मोसिस को हम रोक पाए। और इसमें पाई जो होता है यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है C के। C यहाँ पर कंसंट्रेशन है जो कि मोलारिटी है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के भी और CT के भी, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फाइनल मास्टर फॉर्मूला निकल के आ जाता है इसके लिए, पाई इज इक्वल टू CRT। क्या बात है सर, तो ये हो गया। अब कंपैरिजन करते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दो सॉल्यूशन का। देखो अगर पाई 1 और पाई 2 बराबर है, पाई क्या है सर, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों सॉल्यूशन का बराबर है तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर पाई 1 ज्यादा है दोस्तों पाई 2 से, तो जो पहला होगा वो हाइपरटोनिक होगा ज्यादा मात्रा में, दूसरा क्या होगा, हाइपोटोनिक। जैसे हाइपोथायरिज्म होता था ना, हाइपर ग्लाइसेमिया, कैल्सिटोमिया, मतलब हाइपो मतलब कम है, हाइपर मतलब हाइपर हो गया। भाई तुम तो हाइपर हो रहे हो यार, गुस्सा हो रहा है, मतलब ज्यादा गुस्सा है, ठीक है। हाइपर पहला, अगर उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है पहले वाले का तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा, सेकंड वाला कम है तो हाइपोटोनिक होगा। लेकिन अगर सेकंड वाले का ज्यादा है तो दोस्तों ऑब्वियसली पहला वाला हाइपोटोनिक हो जाएगा, दूसरा वाला हाइपरटोनिक। तो ये कुछ कंडीशन थी, कंपेरिजन हमने देख लिया दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते हैं। RO यानी कि जो केंट RO, प्रचार नहीं सर, केंट RO मतलब कोई भी RO होता है जो रिवर्स ऑस्मोसिस पे चलता है, एंड वाटर प्यूरीफायर में दोस्तों मोस्टली होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे पिस्टन लगा हुआ है, और यहां पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है किससे, जो पाई है यानी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे। तो ये साल्ट वाटर इधर है और बीच में आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो कुछ को अलाउ करेगी, कुछ चीजों को नहीं अलाउ करेगी। तो इसमें क्या होता है, फिर उसके बाद फ्रेश वाटर आपका, क्योंकि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो वो इम्प्योरिटीज को दोस्तों साइड में रख लेगी, बाकी जो चीजें प्योर होंगी उसको ही वो इस साइड में क्या करेगी दोस्तों, फिल्टर कर देगी, मतलब ट्रांसफर कर देगी। तो फ्रेश वाटर हमको मिल जाएगा साल्ट वाटर से। तो इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस तभी मतलब ये होता है जब क्या हो कि जो प्रेशर लेयर हो, मतलब वेन अ प्रेशर लार्जर, जब प्रेशर लार्जर हो किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर होना चाहिए तभी वर्क करेगा, नहीं तो नहीं, जो कि अप्लाई हो रहा है किसपे, सॉल्यूशन के अंदर। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, यानी कि नॉर्मल जो प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, और ये पाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तभी करेगा, ठीक है। और इसको हम यूज करते हैं दोस्तों कहां पर, डिसैलिनेशन एंड वाटर में, प्यूरिफिकेशन सेटअप्स में, ठीक है। तो ये सब चीजें यूज होती है जो अभी आप वाटर प्यूरिफायर लगा हुआ घर पे देखेंगे, तो इसमें ये रिवर्स ऑस्मोसिस पे ही चलता है सारी चीजें। और वॉन टॉप फैक्टर क्या होता है सर, जिसको हम आई से डोनेट करते हैं, एंड एबनॉर्मल मास इसमें आता है, इसके अंदर आता है। तो एबनॉर्मल मास होता है जो एक ऐसा मोलर मास होता है जो कि आइदर लोअर और हायर होगा नॉर्मल वैल्यू से। देखो नाम से पता चल रहा है भाई एबनॉर्मल, तो नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा कम तो हो भाई, एबनॉर्मल हो भाई तुम तो एबनॉर्मल हो गया। तो इसमें जो CP है, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के, ठीक है। CP भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर कैलकुलेट करें हम इसको आई को,
तो नॉर्मल अपन आप नॉर्मल कर देंगे, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग फार्मूला आप निकाल सकते हैं इससे। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन कैलकुलेटिव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल, ये एनसीईआरटी का सब है, एनसीईआरटी में है, पूरा एनसीईआरटी का है। टोटल नंबर, सारी चीजें एनसीईआरटी की हैं। टोटल नंबर ऑफ मोल पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन अपन ये कर देंगे, आ जाएगा आपका। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या होता है सर? एसोसिएशन मतलब दोस्तों जैसे डिसोसिएट मतलब अलग होना, टूटना, और एसोसिएट मतलब जुड़ना, जैसे यू आर एसोसिएटेड विथ माई चैनल, आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो। अगर इसके लिए जो आई होता है यानी कि वॉन्टा फैक्टर होता है 1 + n - n अल्फा होता है, जहां पर अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है सर यहां पर? और n यहां पर क्या है आपका? n आपका है टोटल नंबर ऑफ आयन फॉर्म्ड, ये आ गया। और एसोसिएशन के लिए दोस्तों ये हो जाएगा 1 + 1 अपॉन में n - 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो ये है, और ये कुछ एग्जांपल था उसमें वाले वन टॉप फैक्टर का, ये जैसे सारे कार्बोक्सिल एसिड डाइमर होते हैं, ठीक है, बेंजीन में। तो ये चीजें थी, ये आपका डायग्राम दिया गया एनसीईआरटी में है, शायद आप देखोगे तो मिलेगा आपको, ठीक है। और मॉडिफाइड कोलिगेटिव फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे, 4 बड़े फार्मूले निकल के आ जाते हैं। पहला दोस्तों आपका P0A - PS, ये वही प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का वाला, तो जो कि यहाँ पर ये क्या है दोस्तों आ जाएगा। और ये तीनों जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी, RLBP और EBP, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो ये सब आ जाता है आपका। सब में आई लगा देंगे, लेकिन मेन फार्मूला आपका यही है, मेन जो है यही मतलब चारों हैं सारे। स्पेशल कंडीशन की बात करें अगर दोस्तों, एन मोल फ्रैक्शन ऑफ एज सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्यूट से, तो यहाँ पर सॉल्यूट जो हो जाएगा निगलेक्ट कर दिया जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों यहाँ पर ज्यादा है 1 से, तो डिसोसिएशन होगा, कम है तो क्या होगा? एसोसिएशन होगा, बराबर है तो ना तो डिसोसिएशन होगा ना तो एसोसिएशन होगा। लेकिन मेन एंड करेक्ट फार्मूला अप्लीकेबल करके आप देख सकते हो। एनॉक्सिया क्या होता है सर? एनॉक्सिया वगैरह सब चीजें हैं दोस्तों, अगर आप जैसे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर होता है, ठीक है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ब्लड जो होता है ऑक्सीजन में कम हो जाता है, जैसे माउंटेन वगैरह पर आप जाते हो हाई एल्टीट्यूड पे, तो जो माउंटेनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? कैरी करते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर, लो है, लाइट नहीं है ये, लो, तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, इसलिए वहां पर स्कूबा डाइवर भी होते हैं दोस्तों, आपका ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, क्योंकि वहां पर पानी के अंदर जब जंप मारते हैं। तो ये सब हेनरी लॉ का कांस्टेंट है यार, तो हेनरी लॉ अभी आगे आएगा पहले, लेकिन सॉल्विटी ऑफ लिक्विड इन गैस, हेनरी लॉ, हेनरी भाई साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। कितने दोस्त हैं सर आपके? हेनरी लॉ, ये है हेनरी लॉ। देखो जो यहां पर क्या है, गैस डिसॉल्व करेगी H2O में, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व हो जाएगा ओनली स्मॉल एक्सटेंट इन H2O में, ठीक है। और डिसॉल्व होगा O2 में, तो यहां पर क्या होगा? सस्टेन करेगी सभी एक्वेटिक लाइफ को। HCl ज्यादा है तो हाईली सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में। सॉल्विटी ऑफ गैस यहाँ पर दिखाई गई दोस्तों किसी भी लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो सॉल्विटी ऑफ गैस अगर लिक्विड में दोस्तों ज्यादा है तो ये अफेक्ट करेगी प्रेशर को, टेम्परेचर को भी। जैसे सॉल्विटी ऑफ गैस अगर ज्यादा हो जाती है कोक वगैरह में, तो आप बॉटल खोलते होंगे झटके में, तो क्या होता होगा? आवाज आती होगी ना, तो प्रेशर से। तो वहीं पर दोस्तों क्या होगा? प्रेशर एंड टेम्परेचर अफेक्ट करेगा इससे। और सॉल्विटी ऑफ गैस अगर ज्यादा है दोस्तों तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन प्रेशर। और हेनरी लॉ कांस्टेंट जिसको हम के से डिनोट करते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर सॉल्विटी जो होती है गैस की लिक्विड के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर से, जो कि गैस प्रेजेंट होगा सरफेस ऑफ लिक्विड पे। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस दोस्तों सॉल्यूशन में मेजर कर लिया जा रहा है, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होगा सॉल्यूशन में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर एस जो कि आपको दोस्तों सॉल्युबिलिटी है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोस्तों पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब ये सॉल्यूशन के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हेनरी कांस्टेंट से। और पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिक्विड के अंदर। तो ये क्या है आपका दोस्तों? यहाँ पर अगर मैं आपको लिखना चाहूँ बताऊँ तो ये डाइल्यूशन कंसंट्रेशन P = KH निकल के आता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस = KH मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। पार्शियल प्रेशर यहाँ पर प्रेशर है, ये KH हेनरी लॉ कांस्टेंट है, X मोल फ्रैक्शन है। डाइल्यूट कंसंट्रेशन मैंने जो बोला वही आपका निकल के आ गया, यहाँ पर टोटल कर देंगे उसको। और हेनरी लॉ कांस्टेंट की 5 उसकी
कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डिफरेंट गैसेस मतलब अलग अलग गैसेस होंगी, या फिर डिफ्यूज गैसेस डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट केएच वैल्यू, अलग अलग गैसेस के लिए अलग हेनरी कांस्टेंट वैल्यू होती है सेम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर सेम रहेगा तो भी। और केएच जो फंक्शन होता है वो नेचर ऑफ गैस होता है, ज्यादा केएच है तो गिवन प्रेशर पे दोस्तों सॉल्बिलिटी कम हो जाएगी गैस की लिक्विड के अंदर, और केएच वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। तो ये इंडिकेट करता है कि सॉल्बिलिटी ऑफ गैस जो होगी वो लो हो जाएगी लो टेम्परेचर के साथ में। और दैट्स वाई एक्वाटिक स्पीसीज जो होती हैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं कोल्ड वाटर में गर्म पानी के मुकाबले। जैसे ये बोल रही है आई लाइक कोल्ड वाटर, फिश है ये, ठीक है। तो ये था। और लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ की देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिमिटेशन ये अगर देख रहे हैं हम जो कि क्या होता है हेनरी लॉ का लिमिटेशन, तो प्रेशर ऑफ गैस जो होता है पीआर प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई भाई, लेकिन हाई होता है, तो टेम्परेचर इज नॉट टू लो, ये भी उन्होंने बता पाए थे, लिमिटेशन थी, कुछ इनकी कमियां थे। जो गैस शुड नॉट अंडरगो एनी केमिकल रिएक्शन विद सॉल्वेंट पर जाती है, गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोल्यूशन विद सॉल्यूशन, डिसॉल्व होती है। तो ये सब चीजें थी, और मतलब ये लिमिटेशन थे कुछ इनके, कुछ इफेक्टिव टेम्परेचर थे, और ये मोल फ्रैक्शन और प्रेशर के बीच में ग्राफ बनाया गया है। यहाँ पर ये ज़्यादा होगा तो कम हो जाएगा, दोनों को अप्रॉक्सीमेटली बराबर हो जाएगा। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस लिक्विड में ऐसा हो जाएगा, तो केएच और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसमें स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, स्लोप ऑफ केएच वैल्यू दिखा रहा है डाइल्यूट का सॉल्यूशन में, ठीक है, डाइल्यूट कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कर सकते हो। और यहाँ पर और सॉल्युबिलिटी की बात करें दोस्तों, सॉल्यूट प्लस सॉलिड सॉल्वेंट होगा, लिक्विड सॉल्वेंट होगा, पता होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर कई टाइप के हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में दोस्तों ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे, और इसमें नो मोर सॉल्यूट ऐड, ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं करेंगे। सुपर सैचुरेटेड में बहुत ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे पर इन गिवन सॉल्वेंट में ज्यादा टेम्परेचर पे। और फैक्टर जो अफेक्ट कर सकता है सॉलिड की सॉल्युबिलिटी को, तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट लाइक डिजोल्व करता है लाइक को, नेचर ऑफ सॉल्यूट, कोवैलेंट सॉलिड, नॉन पोलर और आयनिक सॉलिड, ऑलवेज पोलर। जो कोवैलेंट सॉलिड होते हैं दोस्तों, कोवैलेंट आपको पता चल रहा है, कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, तो कोवैलेंट में नॉन मेटल के बीच में बनता है, और आयनिक दोस्तों मेटल नॉन मेटल, ऑलवेज पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो एक्सोथर्मिक दोस्तों जो होता है आपका, इंडोथर्मिक दो प्रकार के होते हैं। एक्सो यानी कि हीट रिलीजिंग हो रहा है, इंडो मतलब दोस्तों हीट को ऑब्जर्व कर रहा है। डेल्टा एच इसमें क्या होता है, इंडो में आपका डेल्टा एच जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इंडो में दोस्तों क्या होता है, एक्सो में क्या होता है, डेल्टा एच जो होता है निगेटिव होता है। इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड जो कि लिक्विड का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, और प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और मिक्सिंग एंड डाइल्यूशन का फार्मूला देख लें तो यहाँ पर हो जाएगा एम यानी कि दोस्तों जो M1V1 M2V2 हो जाएगा। M1V1 यहाँ पर क्या है सर, तो M1V1 में दोस्तों कुछ भी मतलब मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है, और ये कांस्टेंट हो जाएगा। और इसके लिए अगर हम देखना चाहें दोस्तों तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोस्तों इन 1/b के संदर्भ में ये इंक्रीजिंग बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो इथाइलिन होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल, वो एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी होती है उसके पास में। और यहाँ पर और हम देख रहे हैं क्या मिक्सिंग फार्मूला है, कि जैसे जनरल मिक्सिंग की बात करें तो यहाँ पर M1V1 प्लस M2V2 इंटू V2 बहुत जनरल फार्मूला है। और ये एन मिक्सिंग की बात करें एसिडिक के लिए तो ये हो जाएगा, बेस मिक्स के लिए भी वही है शायद, ठीक है। एसिड एंड बेस दोनों के मिक्स के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, एसिड और बेस के माइनस मिक्स करके अपॉन में वॉल्यूम कर देंगे आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, ये मेजर किया जाता है मोल फ्रैक्शन में, तो मोल यहाँ पर दोस्तों क्या है, मोल L, M फ्रैक्शन और गैस। कार्बोनेटेड ड्रिंक जैसे आपका हो गया दोस्तों, प्रेशर एट टेम्परेचर, फिशेस स्पीसीज कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर। तो ये सारी चीजें हमने देख ली दोस्तों, और मैंने आपको बता दिया क्या क्या होती हैं, तो कुछ भी नहीं छूटा है। और ये आपका था कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।